पहली बार होम्योपैथी में दिखाने आना चाह रहा है, तो उसे केस टेकिंग के पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए होम्योपैथी के बारे में? हम्म, तो अब पेशेंट क्या हमेशा एलोपैथ के पास जाता है, सबसे पहले कुछ भी होगा जाएगा। जी और बिल्कुल। एलोपैथ के पास सबसे इजी होता है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, डाइसाइक्लोमाइन दे देंगे, आइबुप्रोफेन दे देंगे, पैरासीटामोल भी दे देंगे, जो उनको लगेगा वो दे देंगे, पेन किलर सारी पकड़ा देंगे, हाँ। डाइक्लोफेनेक वगैरह, हो गया खत्म। हमारे पास आ रहा है ना, तो अब एक हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हमारे बारे में ज़्यादा लोगों को अभी होम्योपैथी के बारे में नहीं पता। हम उसको सबसे पहले एजुकेट कर दो 2 मिनट के अंदर ही, सब मैं तो यही करता हूँ। हाँ। पेशेंट पहली बार आता है ना, 2 मिनट देता हूँ कि सुनो, एलोपैथ 20 लोगों के पास आई, 20 लोग आए उसके पास, 20 को सर दर्द था, 20 को सेम दवाई दे दी, उनका काम हो गया खत्म। हाँ। वो एलोपैथी है, ठीक है, उनका तरीका ये है। होम्योपैथी थोड़ा डिफरेंट है, आप बस 2 मिनट समझ लो कि इसमें मुझे आपको समझना है, आपकी बीमारी को समझना है, आपकी बीमारी से आपको क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं, शारीरिक तासीर जो अपन फिजिकल जनरल बोलते हैं, मानसिक तासीर मेंटल जनरल, मुझे ये दोनों चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ये अगर ये पूछ रहा है तो ये मेरी बीमारी से कनेक्टेड है कि नहीं है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पता है आपकी बीमारी किस चीज़ से कनेक्टेड है नहीं है। हाँ। तो अगर मैं सपनों के बारे में पूछूं या आपके नेचर के बारे में पूछूं, तो आप बिल्कुल भी लॉजिक और इलॉजिक वाले पार्ट को भूल जाओ हाँ। कि क्या ये कनेक्टेड है क्या ये नहीं है, ये क्यों पूछ रहे हैं, ये मत सोचो। आपको बस जो इंस्टिंक्ट पहला आता है ना दिमाग में, वो बताते जाओ। ये काउंसलिंग के साथ में केस टेकिंग है। हाँ। तो ये 2 मिनट में एजुकेट कर देता हूँ ना, ट्रस्ट मी, उसके बाद पेशेंट जो नहीं बता रहा था ना, वो सब बताने लगता है। मतलब थूजा में अगर आपने पढ़ा हो ना कि पैर ऐसा लगता है कि कांच के बने हैं, हाँ। टूट जा रहा हूँ मैं, गिर जाऊंगा तो बिखर जाऊंगा, हाँ। ऐसे वर्ड वो जो यूज करता है, तो वो निकालता है। हम्म। आपने बस उसके सामने से वो बैरियर हटा दिया। हाँ। वो बैरियर क्या था? लॉजिक का बैरियर था। हम्म। पेशेंट लॉजिक सोच के आया था कि हाँ। ये मतलब ये, इससे यहाँ का कनेक्शन कुछ नहीं है। हाँ। हमने वो लॉजिक को हटाया, हमने उसको अलाउ किया कि प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो, और उसके बाद काम खत्म। हाँ। तो पेशेंट को इतना ही पता होना चाहिए कि होम्योपैथी में वो समझते हैं, वो इसलिए टाइम देते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी दे रहे हैं, वो आपको समझने के लिए दे रहे हैं बस। हाँ। और आपको समझेंगे तो ही दवाई निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। जी। तो मतलब कुछ भी हिडन नहीं करना है, जो भी आ रहा है मैंने सब बताना है। पेशेंट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छुपाओ, दोस्त की तरह तो समझो, अपना फैमिली डॉक्टर समझो एक होम्योपैथ को, और उससे जितना शेयर कर सकते हो, पर्सनल चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें, सीक्रेट्स सब शेयर करो। जी। वो तो किसी और को बताएगा नहीं। वो तुम्हारी बीमारी के बारे में ज़रूर अपने प्रेजेंटेशन में शेयर कर सकता है, तुम्हारा नाम को हाइड करके, फेस को हाइड करके, तुम्हारी परमिशन लेने के बाद कि तुम्हारी क्या बीमारी थी, क्या सही हुई। हाँ। तुम्हारे सीक्रेट्स शेयर नहीं कर सकता जी। कि तुमको ऐसा था ऐसा था ऐसा, हाँ। कभी ये नहीं होता। बस तुमको सही होना है, तो तुमको उसको तुम्हारे मेंटल्स के बारे में भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहा है क्या नहीं, वो सब चीज़ें। इसीलिए एलोपैथ अलग है, उनके पास जाते हो उस माइंडसेट से आओ, पर होम्योपैथ के पास आ रहे हो उस माइंडसेट से आओ, समय लेके आओ, और बिल्कुल भी लॉजिक इलॉजिक भूल जाओ। वो हम जानते हैं लॉजिक क्या है, इलॉजिकल चीज़ें क्या है, क्या कनेक्टेड है क्या नहीं है, सब चीज़ें पता है हमें। जी, मतलब खुले माइंड से आना चाहिए। अरे बिल्कुल आप आइए, और बिल्कुल दिमाग से हटा के घर रख के आओ, हाँ। क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आके जो बता सकते हो, रोना है तो रो लो, और अच्छी बात है, सब निकलेगा अंदर से। और एक बार हमारे पास निकल के आ गया, हाँ। हम आपको ऐसी दवाई देंगे जिससे आप सही हो जाओगे। हम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हाँ। उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती कई बार मानसिक तासीर की, शारीरिक तासीर पे भी बहुत अच्छी दवाई दे सकते हैं वो, तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि मानसिक बताना ज़रूरी है, नहीं बताना तो कोई बात नहीं, जी। शारीरिक तासीर तो अच्छे से बता दो, उस पर भी काम चल जाएगा। सर होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या है और इसके क्या सिम्टम होते हैं? होम्योपैथिक एग्रावेशंस क्या हैं कि जब हम किसी व्यक्ति की केस टेकिंग करने के बाद, मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद उसको मेडिसिन दे दिए, जी। ठीक है, अब हमने उसकी मान लेते हैं बहुत सही मेडिसिन दी जिसको हम सिमिलीमम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सामने वाला आया था सल्फर, सल्फर आया, हमने उसको सल्फर की दवाई दे दी। अब दवाई दे दी, पोटेंसी क्या दी, वो सेकंड चीज़ है। हाँ। तो पोटेंसी हमने मान लेते हैं उसकी ससेप्टिबिलिटी थी 30 की, हमने उसको दे दी 1 एम में या 10 एम में या 50 एम में दे दी। हमारे पास वो थी, हमें लगा देना चाहिए, लगा वाले पार्ट पे, कंफ्यूजन वाले पार्ट पे दे दिया। हाँ। तो क्या हुआ, ये कर देगा। अगर सल्फर था तो एग्रेवेशन होगा, होम्योपैथिक भी हो सकता है। और एक होता है कि सल्फर नहीं था, सल्फर जैसा ही था, लाइकोपोडियम था, और हमने दे दी थी सल्फर, तो मेडिसिन क्योंकि गलत थी, थोड़ी आधी सिमिलर थी, क्या थी, तो वहाँ से मेडिसिनल एग्रेवेशन हो जाएगा ना। तो क्या होगा, सल्फर के कुछ सिम्टम्स जो सल्फर दवाई में हमने पढ़ रखे हैं, वो उस पर आ जाएंगे, ठीक है। उसको जलन वलन होने लग जाएगी, वो थोड़ा सा
सुबह सुबह उसको डायरिया होने लग जाएगा। सल्फर के कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम भी आ सकते हैं, कुछ रेयर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कौन सी पोटेंसी दिया। ये हो गया मेडिसिनल एग्रावेशन, जो मेडिसिन की वजह से उस पर छपा। इसको हटा दो, सल्फर आया, सल्फर की ही दवाई दी, उसकी बीमारी मान लेते हैं थी जॉइंट पेन्स थे जी। या फिर मान लो उसको एब्डोमिनल पेन था। हाँ। तो जो भी एब्डोमिनल पेन था, जो भी उसकी चीफ कंप्लेंट थी या उसके साथ में कॉन्कोमिटेंट कंप्लेंट थी, उसके साथ में दूसरी जगह कंप्लेंट, वो कंप्लेंट्स में हल्का सा पेन या जो भी वो कंप्लेंट थी वो बढ़ेगी और कुछ टाइम बाद वो सबसाइड हो जाएगी। जी। ऐसा नहीं कि बढ़ी और बढ़ के रह गई और बढ़ते चले गई। हाँ। ठीक है, वो जल्द से जल्द ट्राई करेगी बॉडी उसको वापस डाउन करने की। जी। ठीक है, इसको हम अपनी ऑर्गेन की लैंग्वेज में पढ़ें तो वाइटल फोर्स जब रिएक्ट करती है प्राइमरी एक्शन से, तब वो सेकेंडरी रिएक्शन वाइटल फोर्स देती है, मेडिसिन का प्राइमरी रिएक्शन। हाँ। और जब वाइटल फोर्स सेकेंडरी रिएक्शन देती तो सेकेंडरी क्यूरेटिव रिएक्शन देगी। जी। क्यूरेटिव रिएक्शन में क्या करेगा, जब बढ़ी ना तो वाइटल फोर्स वापस उसको डाउन करने की कोशिश करेगी और सही हो जाएगा पेशेंट। इसके बाद तुम देखोगे इंप्रूवमेंट मिल रहा है। जी। तो जब हम फॉलो अप में पूछेंगे, फॉलो अप मतलब अगली बार जब पेशेंट आया, जब हम पूछेंगे कि कैसा रहा इस मंथ का मेडिसिन के बाद, तो क्या डॉक्टर साहब मेडिसिन तो खाई थी, खाने के बाद ना एकदम से मेरी जो दिक्कतें थी वो बढ़ी थी, पर बढ़ने के बाद वापस हो गई सही, उसके बाद से तो मज़ा ही मज़ा आया है। बहुत पेन कम हो गया है, 70% आराम लग गया है, अब मेरे जॉइंट पेन भी नहीं है, जलन भी नहीं होती, एसिडिटी भी कम हो गई है काफ़ी हद तक, अब मेरे को अच्छा लगता है ना। तो ये था तो चीफ कंप्लेंट। अच्छा लगना बस मेंटल जनरल में भी अच्छा लगे। अब मेरे में थोड़ी सी एनर्जी भी आने लग गई है, दैट इज़ फिजिकल जनरल। तो मेंटल जनरल में इंप्रूवमेंट, फिजिकल जनरल में इंप्रूवमेंट, चीफ कंप्लेंट में इंप्रूवमेंट। वो होम्योपैथिक एग्रावेशन था जो सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे पास कंपास में कि ओके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके होम्योपैथिक एग्रावेशन वेरी गुड, यही डायरेक्शन में चलना है। अब मेडिसिन मत दो, अब चुपचाप से प्लेसिबो पे रखो उसको, या बीच बीच में लगता है देना चाहिए, डोज देना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, उस हिसाब से रखो। तो ये हो गया होम्योपैथिक एग्रावेशन। जी। और दूसरा वाला एग्रावेशन कौन सा होता है सर? मेडिसिनल एग्रावेशन जो मैंने बता चुका हूँ कि मेडिसिन देने के बाद आया। और तीसरा होता है डिसीज एग्रावेशन। जी। कि अब ये थी हमारा सामने वाला ब्रायोनिया का, जी। हमने उसको दे दी, मान लो है तो नहीं सिमिलर दवाई, ब्रायोनिया की सिमिलर फाइटोला का है या फिर रेस्टॉक्स है या फिर एल्यूमिना मान लो थोड़ी बहुत, लेकिन हमने मान ले तो उसको किसी व्यक्ति को नॉलेज कम थी, उसने लेकेसिस दे दी। अब ना तो वो होम्योपैथिक एग्रावेशन में गया क्योंकि वो था नहीं ब्रायोनिया का, ना वो उसने इतनी ज़्यादा पोटेंसी दी या इतनी गलत पोटेंसी दी कि उसको मेडिसिनल एग्रावेशन हो, मतलब इस मेडिसिन के सिम्टम उस पर आए। तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा, दवाई से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसकी जो बीमारी थी वो बीमारी आगे चली गई, वो बीमारी ही एग्रेवेट कर गई, वो बीमारी ही नॉर्मली अपनी एडवांसमेंट में चली गई। तो मान लेते हैं अल्सर था पेट में, पर हमने दवाई दी कुछ काम ही नहीं करी, वो अल्सर ही बढ़ गया, उसने अल्सर ने इतना बढ़ गया परफोरेशन करके ब्लीडिंग करा दी और ब्लीडिंग होने लग गई। अब उसको ब्लीडिंग हुई तो आपको ये समझना है क्या इस दवाई में थी, लेकेसिस में है हेमरेजिक डायथिसिस, पर उसके बाद भी आपको समझना है कि क्या बीमारी अपने आप बढ़ी है, क्या मेडिसिन का एग्रेवेशन अगर हुआ है तो आप ये देखो कि और भी सिम्टम्स तो मिलना चाहिए ना। लेकेसिस के दूसरे सिम्टम्स जो होंगे, आप 10-20 हज़ार सिम्टम्स हैं, आप मटेरियल मेडिका में एलेंस की नोट में उसके 30-40 सिम्टम पढ़ लेते हो, बोरिक में उसके 50 सिम्टम पढ़ लोगे, आप फाटक में उसके 150 सिम्टम पढ़ लोगे, पर इतने सारे सिम्टम्स में से कुछ और सिम्टम लगा आया तो होम्योपैथ का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है इन तीन। एक होता है फेटल एग्रेवेशन, मतलब मौत हो जाना, वो हमारे मेडिसिन से बहुत 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 ज़्यादा रेयर 0.001% चांस है कि वो हो, क्योंकि हमारी मेडिसिन डायनेमिक है, ऑर्गेनिक पैथोलॉजी चेंज नहीं कर सकती। मैं आगे असली एकोनाइट दे दूँ क्रूड फॉर्म नैनो लेवल्स में मिलीग्राम में, वो एकोनाइट बॉडी में जाके दिल के लगा देगी, पर ये इसमें कंडीशन में नहीं हो सकता, डायनेमिक है, क्रूड फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए। तो होम्योपैथ का सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को। अब हमारा पार्ट आ गया एनालाइज करने का। मेडिसिनल एग्रेवेशन गलत, होम्योपैथिक एग्रेवेशन वेरी गुड, डिसीज एग्रेवेशन ये दोनों काम नहीं करी, बीमारी आगे बढ़ गई, अब कुछ भी हटाओ, दवाई फिर से केस टेकिंग करो, फिर से केस लो, अब अच्छा लो और फिर से दवाई सेलेक्ट करके फिर से न्यू दवाई दो, क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं किया, कोई सिम्टम कोई कंपास ही नहीं मिला। एक कंपास था कि बीमारी खुद ब खुद आगे बढ़ी है, ऐसा। तो ये 4 टाइप के एग्रेवेशन में से 3 सबसे ज़्यादा हमको क्लिनिक पे देखने मिलते हैं, चौथा जो फेटल एग्रेवेशन है वो इतना देखने नहीं मिलता। सर तो आपने अभी डिसी एग्रावेशन बोला, हाँ, तो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन कुछ रोल करती है या कुछ भी रोल नहीं करती, अपने आप डिसी बढ़ती है? हाँ, उसने एक्ट ही नहीं किया, मतलब मेडिसिन क्या हो गया, अब जैसे ये अगर देखोगे तो ये शायद 300-350-400 मेडिसिन हैं, ठीक है। सामने वाला मान लो ग्वाइकम नाम की एक दवाई का आया, मेरे पास ग्वाइकम है ही नहीं, मैं उनको 5-7 दवाई दे दिया, वो कोई से वो कहता सर किसी चीज़ से आराम नहीं पड़ रहा, मेरा तो माइग्रेन बढ़ते बढ़ते जा रहा है,
और उसके अलावा कुछ और सिम्टम बता भी नहीं रहा सामने वाला, जी कि वो बोले कि यार जब से आपने दवाई दी है ना, तब से एक नई नई सिम्टम आ गया, तब से एक न्यू सिम्टम आ गया कि मेरे यहाँ दर्द होने लग गया। तो अपना पार्ट है ये जानना कि क्या हिस्ट्री में पहले कभी था बचपन से आज तक ये पार्ट। यदि वो मिल गया पुराना सिम्टम तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में बोला जाता है कि पुराने सिम्टम जब बॉडी में वापस आ जाते हैं तो भी हमको कंपास मिल जाता है कि ये पुराने सिम्टम आ रहे हैं, मतलब मेडिसिन ने हमारा एकदम सही काम किया है। ये जो होम्योपैथिक एग्रेवेशन है, ये तो एक पार्ट है, ऐसा बहुत सारा हमारे पास अलग अलग कंपासेस है, तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ओके नाइस गुड मेडिसिन है, पुराने सिम्टम वापस आ गए। पर यदि पुराने सिम्टम नहीं आए, ये जिंदगी में पहली बार सिम्टम आया, वो भी तब आया जब हमने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और वो भी गलत थी, वो मेडिसिनल एग्रेवेशन के अंदर आ जाएगा। तो उससे ये पूछना ज़रूरी है क्या बचपन से सिम्टम कभी था, पुराने ज़माने में कभी था, चले गया था, आज वापस आ गया, या दवाई के बाद पहली बार ही आया। वो फिर पेशेंट सही से बता देगा उस चीज़ में कि नहीं सर जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा पहली बार अभी हो रहा है, मेडिसिनल एग्रेवेशन था वो। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे कंपासेस हैं जहाँ से हम एक डायरेक्शंस ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते पहुँच जाते हैं कि हमको कहाँ जाना है, किस जगह गलत जा रहे हैं, कहाँ हमें सही जाना चाहिए, कहाँ हम बिल्कुल भी गलत, बहुत ही गलत जा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी चेंज या तो हमसे नहीं हो रहा तो देन रेफर इट टू समवन एल्स। सर कई पेशेंट क्या करते हैं कि यूट्यूब से देख लिया या बुक से पढ़ ली और मेडिसिन अपने हिसाब से ले लेते हैं कि नहीं मैं अर्निका हूँ, अर्निका ले ली, वगैरह वगैरह मेडिसिन ले लेते, ये सही है या गलत है? ठीक है, ये है तो गलत ही, ठीक है, किसी भी पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। 5.5 साल यहाँ दिए हैं, 3 साल अभी और मास्टर्स में देना है, 5 साल अपने एमडी में पीएचडी में भी देंगे, इतनी मगजमारी करनी नहीं होती, अगर ऐसे ही सही हो जाते तो वो गलत है। पेशेंट को खुद से दवाई नहीं लेनी है। रीज़न, तुम्हें कोई भी बीमारी थी, तुमने अर्निका ले लिया, नहीं हुए सही, तुमने उसके बाद तुम अर्निका से पास मिलने वाली कैलेंडोला भी ले ली, सर्दी जुकाम हो रहा था, तुमने एलियम सीपा भी ले ली, यूफ्रेशिया भी ले ली, फॉस्फोरस भी ले ली, साइलिशा भी ले ली, और सही होते थोड़ा बहुत सही हो गए कभी को, तो तुमने बोला हम तो सही हो जाते हैं, अब तुम रोज यही ले रहे थे। इतने लंबे समय से लेते 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 क्या होता है, वही दवाइयों के सिम्टम्स आ जाते हैं। अब तुम ये भी ले रहे थे, अब तुम्हें थोड़ी ना ऐसा था कि तुम सिर्फ होम्योपैथी ले रहे थे, तुम एलोपैथी भी गए थे, तो तुमने अपनी बीमारी को मास्क कर दिया। ये बीमारी जो अंदर है ना, ये बाहर से एक नई तुमने एक इमेज बना रखी है, अंदर असली चीज छुपी है। अब ये हमारे होम्योपैथ के लिए बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे सही डायरेक्शन पे जाना, क्योंकि तुमने इतनी दवाई ले ली, अब किस किस के सिम्टम्स आ रहे हैं ये हमें कैसे मालूम। तुमने 8 दवाई ले ली जिसमें से तुम 3 तो भूल गए, क्या थी, डॉक्टर को बताना, हमने पूछा अच्छा क्या क्या ले ली बताओ, तुमने शुरू करा अर्निका से क्योंकि तुम बार बार लेते थे, तुम आ गए फॉस्फोरस सल्फर पे। अब तुमने साइलिशा और ब्रायोनिया भी ली थी, रेस्टॉक्स भी ली थी, उसके बारे में तुमने बताया नहीं। तो हम कैसे मालूम करेंगे ये सिम्टम्स, क्योंकि अब 1 लाख सिम्टम है, उन 1 लाख सिम्टम में कौन सी दवाई थी, कितनी उसकी क्या सिविरिटी थी, हमें क्या पता। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है होम्योपैथ के लिए पता करना कि तुमने एग्जैक्टली कौन से सिम्टम्स की प्रूविंग लेके आए हो, तुमने एलोपैथी से मास्क कौन से सिम्टम्स कर रखे हैं। अब हमको क्या मुश्किल है, हमें तुम्हें प्लेसिबो पे चलाना पड़ेगा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, और तुम्हें सब चीज़ से रोकना पड़ेगा। अब वो हमारे हाथ में भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ बांध दें, तुम घर जाके तुम भी इम्पल्सिस थे तो तुमने वापस खा ली। मैं क्या करता, इस वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट ले लेता होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रीडिंग डिजायर फॉर मेडिकल बुक्स, एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल एंग्जाइटी, मेनिया फॉर रीडिंग मेडिकल बुक्स, उसमें 5-7 रेमेडीज हैं, ठीक है। ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, अब्यूज ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स, ऐसे रूब्रिक ले लेता मैं, और मैं मेडिसिन इनमें से कुछ ढूंढता उस कंडीशन में। पर 2-3 मंथ के लिए मैं पूरे सिम्टम्स को हटवाता धीरे धीरे प्लेसिबो पर ही। जैसे ही वो रियल इमेज आती तब मैं उस इमेज को पकड़ के फिर दवाई देता और कंफर्म करता कि जो मैंने रूब्रिक लिए थे वो इसी में से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाता है। हम 2-3 मंथ तक प्लेसिबो पे रखने से नुकसान क्या हो जाता है, पेशेंट आपके पास बन पा रहा है कि नहीं, क्यों, उसको आराम तो पड़ नहीं रहा क्योंकि प्लेसिबो चल रही है, मेडिसिन अपन दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इतनी लेके बैठा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। एंड ये होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, एंड मोस्ट डिफिकल्ट ये होते हैं सही करना, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, ये जो कोऑपरेट नहीं करते हैं ना डॉक्टर के साथ, इनको सही करना सीधी बात है। तुम्हें बहुत जोर से सियाटिका है, पेन में तड़प रहे हो, मैंने तुम्हें एलएम पोटेंसी में बेस्ट दवाई दे दी है कॉन्स्टिट्यूशनल, कैसे सही होगी जब तुम खा ही नहीं रहे हो, तो तुम भूल रहे हो, तुम खा नहीं पा रहे हो, या तुम उसको ना सोचते हो, तुम्हें आदत है कि नहीं मैं तो इसी सही होता हूँ, तुमने एक फिक्स्ड आइडिया बना रखा है, एक धारणा बना रखी है, डिल्यूजन बना रखा है कि मैं इसी से सही होऊंगा। ये मोस्ट अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, ये सही नहीं हो सकते, इनको फिर आप या रेफर कर दो या आप अपने से भगा दो, क्योंकि फिर ये नाम आपका खराब करते हैं कि डॉक्टर सही नहीं कर रहा है। तुम ऑपरेट करोगे तो सही कर पाएंगे ना, बिल्कुल, ये दिक्कत आती है। इसलिए पेशेंट कभी भी
खुद से मेडिसिन मत लो, यूट्यूब पे मत लो। यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि उनके व्यूज़ आए, उनको पैसा आए, और उनको पैसा उससे आ रहा है। आप उनके पास क्लिनिक पे आओ मत आओ, उनको यूट्यूब से ऐड से पैसा आ रहा है। तो इसलिए उन यूट्यूबर्स की बिल्कुल मत सुनो कि चार दिक्कतें हैं, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सब जगह दर्द होता है, सडन होता है, एकोनेट लीजिए। ऐसा काम नहीं करता है ना।